प्यारे बच्चों, आइए हम और आप आज का पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से कई लेक्चर हम लोगों ने ग्रामीण साख संस्थाओं के अध्ययन पे व्यतीत किया है, और उसमें जैसे हम लोग ग्रामीण साख संस्थाओं में संस्थागत और गैर संस्थागत दो तरह की संस्थाएं बात किए थे। पहले हम लोगों ने गैर संस्थागत पढ़ा था, जिसमें कि महाजन और देसी बैंकर्स पढ़े। उसके बाद आपने पढ़ा फिर संस्थागत संस्थाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का काम करती हैं। उसके अंतर्गत आपने पढ़ा प्राथमिक साख समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, और फिर आगे भूमि विकास बैंक, भूमि बंधक बैंक इत्यादि के बारे में आपने डिटेल में खूब अध्ययन किया है। अब आगे अब जो है आज हम लोग आखिरी समाप्त करते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्थागत हैं और उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि आज हम लोग ग्रामीण साख संस्थाएं यानी कि रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के भाग 6वें को अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग कुल आज 5 समितियों 5 संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका पहला रहेगा सरकारी तकावी, फिर आप चिट फंड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो निधियाँ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ करके राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो कुल मिलाकर के हम आज के लेक्चर में हम लोग 5 टॉपिक को पढ़ेंगे, 5 संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख व्यवस्था करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहला है सरकारी तकावी। तकावी से आशय है, यह एक अरबी शब्द है। तकावी आपका अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ऋण, उधार। तो सरकारें जो है प्रारंभ में, यानी कि देखा जाए तो भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883, भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 और कृषक ऋण अधिनियम 1884, इन दोनों के अंतर्गत जो है सरकारी तकावी का जो है प्राविधान किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़, सूखा, भूस्खलन, तमाम तरह की जो समस्याएं आती हैं और कृषि को क्षति होती है, उसके कारण जो है जो किसानों का नुकसान होता है, तो उनके लिए ऋण की व्यवस्था करना, कृषि ऋण देना, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा में जो चीजें नष्ट हो जाती हैं उनके लिए कृषि ऋण देना, और संकट के समय में कृषकों की सहायता करना, यह सरकारी तकावी का उद्देश्य था प्रारंभ में। फिर आगे चल करके धीरे धीरे इन चीजों में परिवर्तन आता गया, और यह एक तरह से किसान ग्रामीण क्षेत्रों में साख का काम करने लगे। जिस तरह अन्य संस्थाएं ऋण देती हैं, उसी तरह से ये भी संस्था जो है ऋण देने लगी। और यह संस्था जो है जितनी मांग रहता है, यानी कि कुल मांग का मात्र 3% ही ऋण उपलब्ध करा पा रही है। कारण इसका है कि इसकी फंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। राज्य सरकारों को जिस तरह से सहयोग करना चाहिए वो उतना बढ़ करके इस मामले में नहीं आते हैं, और एक तरह से यह संस्था चाह कर भी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे बस इतना ही जानना है इस बारे में कि सरकारी तकावी, जिसमें अति लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न नहीं आते हैं अक्सर, सरकारी तकावी से क्या आशय है। तो आशय बस इतना बता देना है कि यह संकटकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, जो बाद में चल करके अन्य कृषि ऋण भी प्रदान करने लगी, और बस इतना ही पर्याप्त है इसके लिए। और फिर आगे बढ़ते हैं तो चीट फंड आता है। चीट फंड, चीट का मतलब होता है पूंजी, जो लॉटरी सिस्टम पे काम होता है, चीट फंड। और इसमें क्या होता है कि चीट फंड जो होता है, कुछ व्यक्ति मिल करके एक समूह, एक संस्था बनाते हैं, और उसके अंतर्गत इसको अगर इस तरह समझें तो और अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि A, B, C, D, E ये 4 व्यक्ति हैं। इन्होंने मिल करके एक ऐच्छिक, जैसे कुल ये है व्यक्तियों की आपसी वित्तीय सहायता, यानी कि व्यक्तियों द्वारा आपसी वित्तीय सहायता के लिए बनाया गया
ऐच्छिक संगठन है। कुछ व्यक्ति मिल करके एक स्वतंत्र आर्थिक संगठन बनाते हैं और इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या इसमें 10 होती है। और हमारे देश में कुल मिलाकर के 2000 से ऊपर चिट फंड कार्य कर रहे हैं और इनका कुल व्यवसाय यानी वार्षिक बिजनेस जो है 250 से 300 करोड़ रुपए का है चिट फंड का। तो आइए इसकी कार्यविधि समझ लेते हैं एक बार कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये 5 लोग हैं, ये लोग तय करते हैं कि हर महीने हम लोग जो है 1000 रुपया इस संस्था को डाल देंगे, यानी जो हम लोग चिट फंड बनाए हैं उसमें हम लोग 1000 रुपया हर महीने डालेंगे। ये 5 लोग अपना अपना सहयोग राशि जो होता है वो डालेंगे। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के 5000 रुपये इस फंड में आते हैं कि चिट फंड में आ जाते हैं। किसी भी नाम से हो सकता है। ये सभी लोगों का जो इंस्टॉलमेंट जो है धनराशि वो इकट्ठा हो जाती है, ये 5000 रुपये। और फिर क्या होता है कि एक पर्ची पे सब लोग अपना अपना नाम लिखते हैं इस तरह से, यानी ए का पर्ची हो गया, बी का पर्ची हो गया, सी का पर्ची हो गया, इस तरह से डी का पर्ची हो गया और ई का पर्ची हो गया। ये लोग अपनी पर्ची बनाते हैं और एक कहीं पे इसमें पर्ची डाल देते हैं और फिर लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता है पर्ची। उस पर्ची पर जिसका नाम आता है, मान लीजिए कि बी का नाम उस पर आ गया तो ये 5000 रुपये बी को दे दिया जाता है। वो इस पैसे से कोई काम कर सकता है। फिर अगले महीने इसी तरह से होता है, सभी लोग मिल करके 5000 रुपये इकट्ठा होता है और फिर पर्ची लिखी जाती है। और इस बार जो है इस बी की पर्ची इसमें नहीं डाली जाएगी, इस बॉक्स में ये बी की पर्ची नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पा चुके हैं धनराशि। तो अब बचे 4 लोग, इनकी पर्ची रहेगी, इसमें से निकलता है। अब मान लीजिए कि डी का निकल गया इस बार, तो ये 5000 रुपये डी को दे दिया जाता। फिर अगले महीने इस तरह से इकट्ठा करेंगे और 5000 रुपये फिर आया। फिर इस बार इनकी पर्ची, इन दोनों की पर्ची नहीं डाली जाएगी, अब ये 3 लोगों की पर्ची डालेगी। फिर इस तरह से निकाल, इस तरह से करते करते सभी सदस्यों को जो है बारी बारी से मौका मिल जाता है और इस धनराशि यानी एक मुश्त धनराशि से व्यक्ति अपना काम कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए इसका बी का नाम आया, इसको उस महीने धनराशि की जरूरत नहीं है, तो वो कह सकता है कि मैं इस बार नहीं लूंगा, किसी और को दे दीजिए। तो दोबारा पर्ची निकाली जाती है और जिसका नाम आता है उसको दे दिया जाता है। इस तरह से करके ये एक ऐच्छिक संगठन है और आपसी वित्तीय सहायता है, आपसी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यह बहुत सफल संस्था है, तमाम जगहों पे ये शहर में खास तौर से काम करती है। अभी वर्तमान में भी हमारे आपके शहर में भी ये चीजें लागू होती है, जिसको बीसी के नाम से जाना जाता है और ये चीजें है। तो ये आपकी हो गई एक संस्था है जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करती है आपसी सहयोग समितियों द्वारा। और आगे बढ़ते हैं तो एक निधियां आती है। ये एक पंजीकृत संस्था, हालांकि इन जो चिट फंड है इसको पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है, यूं ही काम करते हैं लोग। तो अब इसमें कंट्रोलिंग के लिए होता है कि आरबीआई द्वारा इस पे कहा जाता है सुधार के लिए कि चिट फंड कई बार आता है, चिट फंड धोखा देके भग जाते हैं, तमाम चीज करते हैं और इस तरह की चीजें आती हैं। तो आपसे मान लीजिए 5 लोग काम कर रहे हैं, इसमें से पता लगा 2 लोग 2 महीने बाद कहें नहीं हम नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीजें आती हैं। तो इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए इनका पंजीकरण होना आवश्यक है। इस तरह कुछ सुझाव की बातें, सुधार की बातें की जाती हैं। वर्तमान में फिलहाल इनका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नहीं होता है, लेकिन जो निधियां हैं इनका जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण होता है और यह निधियां जो है आपके तमिलनाडु राज्य में सक्रिय है, काम करती हैं। इसमें सदस्य एक कोष का निर्माण करते हैं, जिससे सदस्य लोग मिलकर के जिस तरह से चिट फंड बनाए उस तरह से निधियों में भी सदस्यता कर लोग सदस्य लोग बनते हैं और अपना योगदान दे करके या लोगों द्वारा जमाएं स्वीकार करके, इससे व्यापारिक बैंक करके उस तरह से काम करके वो कुछ कोष तैयार कर लेते हैं और उस कोष को सदस्यों को कम ब्याज दर पे ऋण देते हैं, यानी कि 6 से 8% ब्याज पे। इस तरह से भी लोग अपना करके अपना लाभान्वित होते हैं और गैर सदस्यों को भी ये ऋण देते हैं, लेकिन उनका ब्याज दर इससे अधिक होता है। तो कुल मिला के जो 3 आपकी सरकारी ग्रामीण शाख की बात कर रहे हैं जो अपने अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है ग्रामीण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ये इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई। शिवरामन समिति की सिफारिश पर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण नाबार्ड जो है आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका 4 स्टार। हर साल बोर्ड परीक्षा में कुछ न कुछ इससे अवश्य प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे नाबार्ड को। तो शिवरामन समिति, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है, किसकी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई, तो शिवरामन समिति की स्थापना के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और कौन करता है, तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, और 2 लोग मिलकर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आपसी, यानी कि ये दोनों लोग जो है ग्रामीण शाख और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो काम करते थे, भारत सरकार और आरबीआई, उन सारे चीजों को इन्होंने अपना हैंडओवर कर दिया किसको, नाबार्ड को। ग्रामीण शाख और ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों करने के लिए के उद्देश्य से, इस कार्य को पूरा करने के लिए इन्होंने नाबार्ड गठन किया। किसने किया, आरबीआई और भारत सरकार ने मिलकर के नाबार्ड गठन किया। किस लिए, ग्रामीण शाख और ग्रामीण विकास से के लिए। आरबीआई ने अपने जो उसका कृषि वित्त व्यवस्था थी, वो संपूर्ण कृषि वित्त व्यवस्था का जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंप दिया। राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष और राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष, ये 2 कोष आरबीआई के थे। इन दोनों कोषों को जो है नाबार्ड को सौंप दिया कि आप जो है इनकी देखरेख करो। इस तरह से इन उद्देश्यों को लेकर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि शाख और ग्रामीण विकास के सारा जिम्मेदारी जो है आरबीआई और भारत सरकार ने नाबार्ड को सौंप दिया। और नाबार्ड को अपनी आर्थिक सहायता भारत सरकार भी देती रहती है और आरबीआई के माध्यम से आता है। तो अभी भी हाल ही में आरबीआई द्वारा भारत सरकार की सिफारिश पर घोषित किया गया कि 10,000 करोड़ रुपए इनको मिला है, अतिरिक्त फंड दिया गया, ताकि वो अन्य क्षेत्रों में और कार्य कर सके, कृषि क्षेत्रों में काम कर सके। अब यहाँ तक इसकी पूंजी की बात है, तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी, यानी कि 12 जुलाई 1982 को इसकी प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ थी, जिसमें 50 करोड़ आरबीआई का था और 50 करोड़ भारत सरकार का था। ये 100 करोड़ से ये अपना बिजनेस शुरू करता है। और वर्तमान में जो है, अभी इसकी बैलेंस शीट की बात करें, अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है। इसके चेयरमैन हैं आपके जी.आर. चिंताला ने अभी घोषित किया है इसका कि जो इसकी बैलेंस शीट है 5 लाख करोड़ के ऊपर की हो गई है। वर्तमान में इसके बैलेंस शीट का आकार जो है चिंताला के अनुसार 5 लाख करोड़ हो गई है। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम इसको 7.5 लाख करोड़ तक करने का किए हैं कि 1922 तक, आने वाले समय में 7.5 लाख करोड़ तक हम इसके अपने बैलेंस शीट का आकार कर लेंगे। इसकी वार्षिक वृद्धि दर जो वर्तमान में चल रही है, वार्षिक वृद्धि दर लगभग 9.25% की दर से नाबार्ड जो है ग्रोथ कर रहा है। अब आगे बढ़ते इसके प्रबंध। इनका जो प्रबंध है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करके द्वारा होता है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं और 15 सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष आपके यही है जी.आर. चिंताला, जिसको चेयरमैन कहते हैं चिंताला। एक अध्यक्ष होता है, एक प्रबंध निदेशक होता है। उसके बाद फिर ग्रामीण विशेषज्ञ होते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ 2 होते हैं। सहकारिता और व्यापारिक बैंक के प्रतिनिधि होते हैं विशेषज्ञ। आरबीआई के निदेशक होते हैं 3, भारत सरकार के निदेशक होते हैं 3 और राज्य सरकार के निदेशक होते हैं। इस तरह से जो है इसका प्रबंध, यानी कि नाबार्ड का प्रबंध समिति होती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक और ग्रामीण क्षेत्र के विशेषज्ञ, सहकारिता और वाणिज्य बैंक के और आरबीआई के निदेशक, भारत सरकार, राज्य सरकार, सबके जो है इसमें योगदान होता है। और कार्य है इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, तो संस्थागत ग्रामीण शाख की संरचना को सुदृढ़ करना, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रूप से जो ग्रामीण क्रेडिट, रूरल क्रेडिट की जो संस्थागत संस्थाएं हैं, जितनी भी सहकारी शाख समितियां हैं, भूमि विकास बैंक है, इन सारे लोगों को के आर्थिक मदद करने का काम जो है नाबार्ड करता है। कृषि शाख के पुनर्वित्त की व्यवस्था करती है, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो संस्थागत संस्थाएं लगी गई हैं, जिनका दायित्व है कि कृषि क्षेत्र में ऋण की व्यवस्था मुहैया कराएं, तो उनको आर्थिक मदद करने का, उन संस्थाओं को आर्थिक मदद करने का काम जो है ये करता है, उनको पुनर्वित्त देने का काम करता है।
नाबार्ड सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। यानी सहकारी क्षेत्र में जितने भी काम करते हैं कि सहकारी साख समितियां, ग्रामीण सहकारी साख समितियां थी, सहकारी कृषि साख समिति, सहकारी औद्योगिक गैर कृषि साख समितियां थी, उन सारे चीजों संस्थाओं के गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। वो देखता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, किस क्षेत्र में ऋण दिया जा रहा है, ऋण की वसूली कैसी हो रही है, इन सारी गतिविधियों पर के देख रेख का काम जो है आपका नाबार्ड करता है। राज्य सरकारों को दीर्घकालिक सहायता देता है। यानी कि जितने भी राज्य सरकारें हैं उनको धन की जरूरत पड़ती है तो वो नाबार्ड उनको दीर्घकालिक ऋण देता है। केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंक, यानी केंद्रीय मतलब जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो आपके होते हैं, उनको उनका कार्यों का निरीक्षण करता है। केंद्र सरकार और आरबीआई का एजेंट होता है। ये पहले ही बताया गया कि इसको मिल करके यानी आरबीआई और भारत सरकार ने मिल करके नाबार्ड का गठन किया था। दोनों ने शुरू में पूंजी लगाई थी 50-50 करोड़ की। तो इस तरह से ये केंद्र सरकार और आरबीआई का एजेंट होता है नाबार्ड। ग्रामीण क्षेत्रों के सारी जिम्मेदारी, चूंकि ग्रामीण साख और विकास का जिम्मेदारी सौंपा गया है तो वो उन चीजों को देखरेख करता है। समन्वय और नीति निर्धारण में सहायक होता है। यानी कि यह जो है योजना आयोग, यानी जिसको नीति आयोग हो गया, नीति आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आरबीआई, इन सारे लोगों के बीच में एक समन्वय का काम करता है और नीति के निर्धारण में सहायक के रूप में भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका नाबार्ड की सारी चीजें हो गई। यानी कि नाबार्ड का स्थापना किस समिति की सिफारिश हुआ, कब हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, आरबीआई ने अपने किन दायित्वों को उनको सौंप दिया, भारत सरकार ने अपने किन दायित्वों को नाबार्ड को सौंप दिया और उसकी पूंजी क्या थी, उसके प्रबंध कैसे किया जाता है और उसके कार्य क्या है। हम और आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रामीण साख संस्था आपका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर गांधी जयंती को 1975 में हुई थी और प्रारंभ में 5 बैंक स्थापित किए गए थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 2 उत्तर प्रदेश में, 1 हरियाणा में, 1 राजस्थान में और 1 पश्चिम बंगाल में। इस तरह से 5 बैंकों की स्थापना हुई थी। पहला मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी यानी हरियाणा भिवानी में, फिर जयपुर राजस्थान, मालदा पश्चिम बंगाल में। इस तरह से 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इस स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि कमजोर वर्गों, सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों, छोटे उद्यमियों के साख जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि तमाम संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने के लिए हैं। उसके बावजूद जो है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, वो जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं चीजों को समझ पाता है, उनके लिए ये बैंक की स्थापना की गई ताकि, और इनके कार्य क्षेत्र को भी इस तरह से बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके कार्यालय स्थापित होते हैं और इनके कर्मचारियों को इस तरह से चयन किया जाता है ताकि वो जो है उनसे उन्हीं की भाषा में बातचीत कर सके और उनको उनके द्वारा जो मतलब कमजोर वर्ग के हैं, जो समाज का एकदम अंतिम व्यक्ति है, जिसको आर्थिक समझ नहीं है, उन सारे लोगों के लिए साख जरूरतों को पूर्ण करने का काम करता है ये ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इसको किसने किया? स्थापना के लिए इसमें क्या है, भारत सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंक, ये 3 लोग मिल करके ग्रामीण साख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करते हैं। और इसमें तय होता है कि कोई न कोई राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो किसी न किसी ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करेगा, यानी इसका स्पॉन्सर्ड बनेगा। कोई हर नेशनलाइज्ड बैंक जो है किसी न किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपने क्षेत्र में का स्पॉन्सर बनेगा और उसको प्रायोजित करेगा, उसको धन की व्यवस्था करेगा। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंक मिल करके ग्रामीण बैंकों की स्थापना करते हैं। उद्देश्य था कमजोर वर्गों की आर्थिक सहायता करना, उनको साख जरूरतों को पूर्ण करना। और इन्हें इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि दर के लिए, यानी इसका स्थापना होता है कृषि का उत्पादन बढ़ाना, यानी कि जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, सीमांत किसान है, भूमिहीन मजदूर है, दस्तकार है, सब लोग मिलकर जो उनको धन मिलेगा तो कुछ न कुछ कृषि कार्य में सहयोग करेंगे, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। समाज का जो अंतिम व्यक्ति तक साख सुविधा पहुंचाने के लिए, यानी कि इसका उद्देश्य था कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी धन मुहैया हो जाए। कृषि मजदूरों
प्लस ग्रामीण कारीगर जो हैं उनके आर्थिक कल्याण के लिए इस बैंक काम करता है। इस बैंक की जो पूंजी है उसमें 50% हिस्सा केंद्र सरकार का रहता है, 15% भागीदारी राज्य सरकार की और 35% आपके प्रायोजक बैंक जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसका योगदान 35% होता है, राज्य सरकार का योगदान 15% और 50% आपके केंद्र सरकार की योगदान होती है। इस तरह से इनका एक फंड तैयार होता है, पूंजी तैयार होती है और ये अपना कार्य करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल जो आपका है वो 1 करोड़ होता है और पेड अप कैपिटल आपका 25 लाख रुपए। तो इस तरह से वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, 25 लाख रुपए से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। इनके प्रबंध जो है एक निदेशक मंडल करता है जिसमें 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्यों में जो है आपके भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ग्रामीण साख संस्थाओं पर खूब डिटेल में चर्चा किया और सब तमाम संस्थाओं के बारे में बात किया। तो कोई अब आप लोग अपना इसके संबंध में और भी चीज़ें पढ़ते रहिएगा और कोई ज़रूरत होगी तो फिर हम बात करेंगे।